अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड हिस्ट्री और मैं हूं नदीमदार। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग है कि 1956 और 62 का आइन मुअत्तल होने के बाद 1973 का आइन कैसे मंजूर हुआ, उसके क्या 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 मराहिल थे और उसमें किस तरह पेशरफ्त हुई, उसको सामने लाने में, मंजूर करवाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, 1956 और 1962 का आइन मुअत्तल हुआ। 1973 का आइन फ़ौरन तमाम सियासी जमातों ने मंजूर कर लिया। उसके बारे में बताएं कि इसमें क्या ख़ास बात हुई। थैंक यू डॉक्टर साहब। असल बात ये है कि हम आज 1973 के आइन को शुरू करने से पहले, उस पर डिस्कशन करने से पहले ज़रा थोड़ा सा हम तारीख़ी जायज़ा ले लें कि पाकिस्तान में आइन साजी का इर्तिका कैसे हुआ। गो कि हम पहली दो किस्तों में मुकम्मल तौर पर इस पर बहस कर चुके हैं सही कि पाकिस्तान में 1956 का आइन कैसे बना, 1962 का आइन कैसे बना, फिर 1 यूनिट क्या था, और फिर मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला क्या था, ये किस तरह रस्साकशी चलती रही ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के सियासतदानों के दरमियान। ये एक लंबी बात हम कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ज़रा थोड़ा थोड़ा हम उसको भी आज टच कर लें ताकि हमारे जो नए नाजरीन हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस बात का इल्म हो सके, रिवाइज हो जाए जी। असल बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर 14 अगस्त 1947 को उभरा। अब जब पाकिस्तान बन गया तो 1935 का जो आइन था, जो कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पास किया गया था, सही, उसमें चंद एक तरमीम करके उसको पाकिस्तान का अबूरी आइन बना दिया गया। और उस अबूरी आइन के तहत पाकिस्तान का काम शुरू किया गया और जस्टिस शरीफ साहब के ज़िम्मे ये काम लगा दिया गया और एक कमेटी बना दी गई जो कि आइंदा आने वाले दिनों में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करे। सही है। अब कायद-ए-आज़म की 1948 में वफ़ात के बाद फ़ौरन ये बहस शुरू हो गई कि पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम होना चाहिए। कुछ कहते थे कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, चूँकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर लिया गया है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो लिहाजा पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम को राइज कर देना चाहिए। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना अकरम, मौलाना मदूदी इस बात के जो है वो बहुत बड़े दावेदार थे कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम जो है उसको होना चाहिए। सही है। उन्होंने कायद-ए-आज़म के बहुत सारे इरशादात भी कोट किए कि कोई बड़ी से बड़ी चट्टान और कोई बड़े से बड़ा तूफ़ान पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम को राइज होने में नहीं रोक सकता। तो इसलिए वो समझते थे कि कायद-ए-आज़म भी पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे कि पाकिस्तान में लिबरल निज़ाम होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक निज़ाम होना चाहिए। उनके ख्याल के मुताबिक ऐसा था कि कायद-ए-आज़म भी यही चाहते थे कि पाकिस्तान में जो है एक लिबरल निज़ाम होना चाहिए। वो 11 अगस्त की तकरीर को कोट करते थे। लिहाजा वो जो लिबरल और जो अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले थे वो कहते थे कि जी पाकिस्तान में इस्लाम का नारा तो सिर्फ नारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, अब उसमें जो है वो तमाम अक़लियतों को हकूक़ हासिल होने चाहिए और पाकिस्तान में जो है एक लिबरल निज़ाम होना चाहिए। तो इस रस्साकशी में क्या किया जाए? लियाकत अली ख़ान साहब ने इस रस्साकशी में दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने और फिर अपना भी नुक्ता नज़र पेश किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी की फिर एक करारदाद मकासद पास हुई। उस करारदाद मकासद की रोशनी में फिर जो आगे आइन था उसको बनाना था। अब उस करारदाद मकासद को जिसका हम तफसील से ज़िक्र कर चुके हैं, उसमें लिबरल भी खुश थे और इस्लामिक निज़ाम को नाफज करवाने वाले भी खुश थे, क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो उनको सेटिस्फाइड किया गया था। यानी अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी उसमें रखा गया था और उसमें पाकिस्तान का इस्लामी नाम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, सदर का और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना और फिर उसके बाद जो है वो दूसरी इस्लामी कवानीन का निफाज करना, ये सारा उसमें शामिल कर दिया गया था। लिहाजा ये उसके बाद फिर ये कमेटी बनाई गई, लेकिन फिर ये लड़ाई जारी रही। असल बात ये थी कि मगरबी पाकिस्तान का रकबा ज़्यादा था और ईस्ट पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा। तो उसके बाद फिर ये करारदाद मकासद पास हुई और करारदाद मकासद के बाद फिर एक कमेटी बनाई गई। फिर उलमा के 22 निकात सामने आए, लेकिन लियाकत अली ख़ान साहब के दौर में भी कॉन्स्टिट्यूशन ना बन सका। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो ना दी जा सकी
क्योंकि हमारे जो सियासतदान थे वो आपस में लड़ पड़े। मिसाल के तौर पर अवामी लीग उभर गई, कृष्ण इस्लामिक पार्टी जो है उसका ज़हूर हो गया ईस्ट पाकिस्तान में, अवामी लीग का ज़हूर हो गया जिसको सोहरावर्दी साहब जो है वो लीड करते थे, बाद में उनके दस्ते राज शेख मुजीबुर रहमान साहब, और इस तरह बशानी साहब की अपनी पॉलिसीज़ थी। इधर मगरबी पाकिस्तान के लोग समझते थे कि हमारा हकूक़ ज़्यादा होने चाहिए, हमारा रकबा ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेसी भी सारी जो है मगरबी पाकिस्तान की थी, जिसकी वजह से 9 साल पाकिस्तान का आइन डिले हो गया। सियासी जंग चल पड़ी है। हाँ, इस 9 सालों के दौरान पाकिस्तान में एक रस्साकशी जारी रही। सही। मिसाल सियासी रस्साकशी जारी रही। मिसाल के तौर पर लियाकत अली ख़ान की वफ़ात के बाद भी ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो गवर्नर जनरल थे वो फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर बन गए, क्योंकि वो समझते थे गवर्नर जनरल के इख्तियारात कम है। लिहाजा जब गवर्नर जनरल मतलब ग़ुलाम मोहम्मद बने तो उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने रातों रात उनके इख्तियारात कम कर दिए और मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब को अदालत में जाना पड़ा। ये रस्साकशी शुरू हो गई। फिर उन्होंने मतलब ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने उनकी वजारत पहली दस्तूर साज असम्बली तोड़ दी। पहली दस्तूर साज असम्बली तोड़ के उन्होंने अमेरिका से पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे मोहम्मद अली बोगरा साहब, उनको बुलाया और उनको बुला के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उनको बोगरा साहब चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बने, क्योंकि उनको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी अहमियत है। उन्होंने सबसे पहला काम कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाने पे सर्व किया। फिर उन्होंने बोगरा फार्मूला दिया। बोगरा फार्मूला पे भी बहुत सारा, हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सेटिस्फाइड थी, लेकिन उस पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकी लोगों की और उस पर एग्री नहीं कर सके। फिर उसके बाद 1 यूनिट का क़याम आया। अब 1 यूनिट के क़याम में एक नई तरह से सियासत हमारे यहाँ शुरू हो गई, क्योंकि जो नेशनल अवामी पार्टी थी उसकी मनमानियाँ शुरू होना शुरू हो गई। फिर रिपब्लिकन पार्टी फॉर्म हो गई। फिर डॉक्टर खान साहब की वजारत कायम हो गई। तो इस तरह सिकंदर मिर्ज़ा, जिन्होंने बाद में 1956 का आइन खुद बाहर निकल के अपने महल से उन्होंने दस्तखत किए थे, अपने सदारत का ओहदा उनको मिला था, खुद ही उन्होंने 1956 का आइन भी तोड़ दिया। इस तरह बहुत सारी ये जो रस्साकशी थी, इस रस्साकशी में जो है वो आइन कभी बना कभी टूटा। लेकिन चौधरी मोहम्मद अली साहब के ज़माने में फिर 1956 का आइन मिला। अच्छा। अब ये जो 1956 का आइन था ये यकवानी मुकन्ना थी। सही। और ये चौधरी मोहम्मद अली साहब ने वादा किया था कि मैं ये सबसे पहले आइन बनाऊंगा। चौधरी मोहम्मद अली बहुत ही अच्छे सियासतदान थे और उनका नाम जो है पाकिस्तान की सियासत में सनहरी अनूप से लिखा जाएगा। सही सियासत। जी, सही सियासत। जिस वक्त लियाकत अली ख़ान 1946 में मिनिस्टर थे ख़जाना के मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जी, तो उस वक़्त उनके साथ जो काम करने वाले थे वो चौधरी मोहम्मद अली थे। सही। और चौधरी मोहम्मद अली जो है वो सेक्रेटरी भी रहे कायदे आज़म के। लिहाजा चौधरी मोहम्मद अली बहुत सादा आदमी थे। उनके बारे में बहुत किस्से मशहूर है कि एक दफ़ा कॉमनवेल्थ में एक डेलीगेशन जा रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको कहा कि अपनी बेगम साहबा को भी साथ ले जाए, उनका वहाँ से इलाज करा दें। उन्होंने कहा नहीं, वो तो टिकट प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए है, सिर्फ बेगम के लिए तो नहीं है। ये उस ज़माने का पाकिस्तान है। रश्क आता है आज उसको देख कर कि वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर जो है, अगर उनके घर में कोई मेहमान आ जाते तो ट्रे में चाय लेकर आते थे और मेहमानों को सर्व करते थे। इतने सादा थे, इतने सादा थे। बाहर कैफ उन्होंने ये वादा किया था। और 29 फरवरी जो कि लीप का साल होता है, उस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पास किया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 2.5 साल इनेक्ट रहा। अब इसके अंदर जो है वो बहुत सारी खामियां अयूब खान साहब के दौर में निकल आईं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि ये आइन क्या है, चूँ चूँ का मुरब्बा है, इसमें बहुत सारी, चूँकि अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया था और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को वो आइन काबिल कबूल नहीं था। अब 1962 के आइन में जो कि चंद चीज़ें तो वही हैं जो प्रीएम्बल में शामिल थी, करारदाद मकासद में शामिल थी, वो तो बुनियादी असूल है। अब बुनियादी असूलों को तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कुछ एक तरामीम उसमें कर दी। मिसाल के तौर पे उन्होंने इस निज़ाम को अब सदारती निज़ाम बना दिया। सही। अब सदर जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए से सदर बनेगा। अब इलेक्टोरल कॉलेज BD सिस्टम इसको कहते हैं, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम से फिर ये जो है वो पहले यूनियन काउंसिल्स, फिर उसके बाद ज़िला काउंसिल्स, फिर उसके बाद एक कमिश्नर डिविजनल काउंसिल्स, और फिर डिविजनल काउंसिल्स जो हैं वो सदर पाकिस्तान को चुनेंगी। इस तरह उसके ऊपर बहुत सारी मनूवरिंग भी हो सकती थी, बहुत कुछ हुआ। और फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शिकस्त भी हुई और उसके बाद फिर अयूब खान साहब जो हैं वो
वो सदर पाकिस्तान बने। तो इस तरह जो है वो दूसरा आइन बना। लेकिन ये आइन कुछ देर रहा, क्योंकि 69 में दूसरा मार्शल लॉ लग गया और उसके मार्शल लॉ के याह्या खान साहब आ गए और याह्या खान साहब ने आकर अब जो है नए सिरे से, चूँकि इलेक्शन कराने थे, नए सिरे से इन लोगों को सेटिस्फाइड करना था। मुल्क में एक बहुत बड़ी अबतरी थी, ख़ास तौर पर मुल्क में अबतरी की वजूहात जो थी, एक तो सियासी थी, क्योंकि सियासी तौर पर ये एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। जैसे कि कायद आज़म ने फरमाया था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, तो कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान साहब की वफ़ात के बाद बाकी चंद एक को छोड़कर सब खोटे सिक्के थे और ये आपस में लड़ रहे थे। ये हम बड़ी तफसील से इसके ऊपर बहस कर चुके हैं कि दौलताना ममदूद कशमकश कैसे हुई, अयूब खोड़ो की सरगर्मियाँ क्या थीं, और उसके बाद पीर अफमान की शरीफ क्या कर रहे थे। इस तरह की जो है खान अब्दुल वली खान और डॉक्टर खान साहब की वजारत के क्या अहवाल थे, ये हम तफसील से जिक्र कर चुके हैं। सियासी कशमकश, लिहाजा सियासी, और दूसरी थी बात मुआशी। जो मुआशी तौर पर पाकिस्तान इतना पसमानदा था कि 26 रुपये माहवार जो है वो तो हर फी का आमदनी थी, और फिर उसके बढ़ने के चांसेस अभी कहाँ थे, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर महाजरीन की आबादकारी और फिर पाकिस्तान के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो बहुत सारे मसाइल, इंडिया की तरफ से पैसे नहीं मिल रहे। इस सारी चीज़ों में मुआशियात जो थी उसने अहम किरदार अदा किया कि लोग कंफर्टेबल ही नहीं थे, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मज़ीद लेट होता गया और इसके अलावा और बेशुमार मसाइल थे। लेकिन फिर जब दूसरा मार्शल लॉ लगा याह्या खान के दौर में, उन्होंने उस आइन को भी अब्रोगेट कर दिया, 1962 के आइन को, और फिर उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत जो है वो जो है हुकूमत अपनी बनाई। अब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था, और ये अयूब खान साहब की जो आमराना हुकूमत थी, इसकी वजह से भी लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं थे। सही है। लेकिन LFO के तहत जो हुकूमत कायम की गई, और ये LFO क्या था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा, ये तो प्रीएम्बल में भी था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और फिर एक वफाक होगा, जैसे कि वफाकी एक इकाई होती है और सूबे उसमें आज़ाद होते हैं। उसके बाद सरबराह मुमलकत का मुसलमान होना ज़रूरी है, क्योंकि 1956 के आइन से पहले ये जो नुकात थे उसमें सदर का जिक्र नहीं किया गया था कि उसका मुसलमान होना ज़रूरी है कि नहीं। सही है। लेकिन बाद में फिर इसको शामिल कर लिया गया कि सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना ज़रूरी है। और फिर कौमी मजालिस कानून साज यानी पार्लिमानी निज़ाम होगा। सही है। और फिर बुनियादी हकूक़, ये जैसे कि हर आइन में होता है, बुनियादी हकूक़ की पासदारी की जाएगी, अदलिया के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, और उसमें अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, और तमाम सूबों में जो है उसको पैरिटी के साथ देखा जाएगा। तो ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था। सही है। इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत उसने इंतखाबात करवाए। अब इस इंतखाबात में जो आप सब जानते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान साहब की अवामी लीग जो थी उसने ईस्ट पाकिस्तान में बरतरी हासिल कर ली, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी जो है उसने मगरबी पाकिस्तान में जो है वो अपनी हैसियत बना ली। सही। और इस तरह रस्साकशी एक और तरह शुरू हो गई। अब हुकूमत जो है वो तो शेख मुजीबुर रहमान साहब की बननी चाहिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सीटें हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी अखबार में सुर्खी निकली, हेडलाइन, कि इधर तुम उधर हम, और इधर तुम और उधर हम। आज तक हम उसको भुगत रहे हैं, पता नहीं भुट्टो साहब ने किस पराये में कहा था इधर तुम उधर हम, लेकिन उसको किस तरह परसीव किया गया कि फिर मुल्क जो है वो दो लख्त हो गया। इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो गई। इस इंडिया और पाकिस्तान की जंग में एक बड़ी मशहूर किताब है सदीक सालिक साहब, ब्रिगेडियर सदीक सालिक साहब की, विटनेस टू सरेंडर। उसका उर्दू तर्जमा है मैंने ढाका डूबते देखा। अगर आपको कभी मिले तो आप उसको पढ़ें। तो इस तरह की और बेशुमार किताबें हैं जिसमें यह जिक्र किया गया कि मुक्ति बहानी की क्या तहरीकें थी, और फिर किस तरह बशानी साहब कर रहे थे, और फिर किस तरह अवामी लीग वहाँ पर कर रही थी, और फिर शेख मुजीबुर रहमान साहब के 6 नुकात। अल्टीमेटली हिंदुस्तान की मुदाखलत की वजह से जंग के नतीजे में हमारे 93,000 जंगी कैदी भी हिंदुस्तान में रहे, और फिर जो है मुल्क दो लख्त हो गया। और मुल्क दो लख्त होने के बाद बहुत ही सियासी अबतरी हो गई, जिसकी वजह से फिर मुल्क को संभालने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को
सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया। अच्छा। कुछ देर के लिए सिविल मार्शल, ये पहला मौका है तारीख़ में कि कोई सिविलियन आर्मी जो है वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगा हो। तो वो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने और उसके बाद फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको छोड़ दिया और फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाया। फिर 1973 का आइन उन्होंने बनाने की कोशिश शुरू कर दी। 1971 में जो है 2 लख्त होने के बाद मुल्क मगरबी पाकिस्तान में जो काम शुरू हुए उसमें 1973 का आइन है। अब ये आप देखें कि अगर गौर करें तो उससे पहले ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के सियासतदान आपस में लड़ते रहते थे। वजह लड़ने की यही थी कि ईस्ट पाकिस्तान आबादी के लिहाज से ज़्यादा है और वेस्ट पाकिस्तान जो है रकबे के एतबार से और सोर्सेज के एतबार से ज़्यादा है, लिहाजा ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होते थे। अब तो एक विंग हमसे अलग हो गया, अब तो वेस्ट पाकिस्तान ही रह गया जो पाकिस्तान है। और उस पाकिस्तान में फिर तमाम उलमा को इकट्ठा किया, हर मकतबा फ़िक्र को इकट्ठा करके तमाम मकतबा फ़िक्र ने उसके ऊपर इकट्ठे होकर एक आइन बनाया जिसको 1973 का आइन कहते हैं। सही। अब 1973 के आइन में भी वही चीज़ शामिल है जो करारदाद मकासद 1956 के आइन में थी, जो करारदाद मकासद 1962 के आइन में थी, वही करारदाद मकासद प्रियम्बल के तौर पर 1973 के आइन में भी शामिल है। यानी कि तमाम जो आइन है उसमें करारदाद मकासद को बुनियादी हैसियत हासिल है। उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हाकमियत अल्लाह ताला की होगी। बिल्कुल। हम मुसलमान हैं और हम समझते हैं कि अल्लाह ताला के ही पास तमाम इख्तियारात हैं और तमाम इख्तियारात का मंबा अल्लाह ताला है, ज़ाहिर सी बात है। और उसके वदियत करता हुआ अहकामात के मुताबिक जो है तमाम मुसलमान अपने अपने पैराए में काम इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट आ जाता है ना उसमें। अब मगरब जो है वहाँ पर इक़्तिदार आला अवाम के पास है, जैसे कि बुनियाद जमहूरियत जो है उसमें डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, इख्तियारात लोगों के पास है। लेकिन हमारी जो जमहूरियत है उसमें इख्तियारात अल्लाह ताला के पास है, लिहाजा अल्लाह ताला की हाकमियत हासिल होगी। उसके बाद फिर मुसलमान होगा वज़ीर आज़म, सदर का मुसलमान होना ज़रूरी है। उसके बाद एक पार्लिमानी निज़ाम होगा। उसके बाद ये अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। उसके बाद सूबों को ख़ुद मुख्तारी हासिल होगी। उसके बाद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाई गई। तो इस तरह 1973 का जो आइन बना उसमें भी यही चीज़ें शामिल कर दी गई। अब मिसाल के तौर पर फेडरेशन जिसे हम कहते हैं, फेडरेशन से मुराद ये है कि जो एक वफाक होगा और वफाक में एक स्टेट, हेड ऑफ़ स्टेट और एक हेड ऑफ़ गवर्नमेंट। हेड ऑफ़ स्टेट जो है वो सदर पाकिस्तान और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान। कुछ इख्तियार सदर पाकिस्तान को हासिल हैं, मिसाल के तौर पर वो जॉइंट असम्बली से खिताब कर सकते हैं, फिर उसके बाद वो असम्बली को तोड़ सकते थे पहले, फिर 18वीं तरमीम के बाद वो असम्बली को नहीं तोड़ सकते। ये तरामीम उसमें हुई, आज तक 21 तरामीम हो चुकी हैं 1973 के आइन में। फिर हम किसी वक्त इस तरामीम के ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन बात यह है कि 1973 के आइन में सबसे पहली बात तो ये थी कि फेडरेशन होगा और उसमें सदर पाकिस्तान जो है वो सरबराह होंगे हुकूमत स्टेट के, और सदर पाकिस्तान जो है वो प्रोटेक्टर होंगे तमाम इन चीज़ों के। और उसके बाद फिर एक पार्लिमानी निज़ाम होगा। सही। पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मकन्ना से मुंतखब होंगे और मकन्ना जो है वो 2 ईवानी होगी, यानी कि सेनेट होगा और कौमी असम्बली होगी। और सेनेट के अरकान की तादाद 104 होगी, जिसमें से हर सूबे को मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी, इक्वल नुमाइंदगी दी जाएगी। मिसाल के तौर पर 23 सीटें तमाम सूबों को इक्वल दी जाएंगी। और उसके बाद फिर जो 8 सूबे हैं, सीटें हैं, उनमें से कुछ 4 जो है वो फाटा को और 1-2 फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जो फेडरल एरिया है हमारा इस्लामाबाद उसमें, और फिर ख़वातीन और मर्दों की एक सीट, इस तरह करके जो है वो 104 सीटें होंगी। और 342 यानी 342 सीटें होंगी पूरे पाकिस्तान में आबादी के प्रोपोर्शनेट के हिसाब से, कौमी असम्बली की। जी, कौमी असम्बली में। उसमें चूँकि पंजाब बड़ा सूबा है, इसमें प्रोपोर्शनेट एतबार से पंजाब को ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आज तक पंजाब की डोमिनेंस है, पंजाब खा गया, सब जो कहते हैं आज के सियासतदान। अब नहीं कमा के भी तो यही देता है ना डॉक्टर साहब। एक नई बहस है, हम इसके बहस में पढ़ना नहीं चाहते। तो इस तरह डॉक्टर साहब जो 2 ईवानी मुकन्ना है जैसे कौमी असम्बली और सेनेट, और इसके बाद फिर अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, ये भी बुनियादी हिस्सा था 1973 के आइन का।
और ये जो मुतालबा था शुरू दिन से ही कि अक़लियतों के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उसकी बड़ी पूरी तफसील के साथ उसमें उसका ज़िक्र किया गया। फिर उसके बाद जुडिशरी अगर आप देखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात दिए गए, और फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स जो थे मुख्तलिफ़ सूबों में उनको इख्तियारात दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया गया, जुडिशरी को मजबूत किया गया और इंडिपेंडेंट किया गया, ऑटोनॉमी दी गई सुप्रीम कोर्ट को। इसी तरह सूबे जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर ऑटोनॉमी दी गई, सूबे मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दिए गए और सूबाई खुद मुख्तारी को तस्लीम कर दिया गया, हालांकि फेडरल यूनिट है और सूबाई खुद मुख्तारी है। इस तरह यानी एक लचकदार, एक गैर लचकदार आइन था, ये रिजिड था, इसमें तरामीम नहीं हो सकती थी आसानी से, लेकिन इसके बावजूद इसमें 21 तरामीम अब तक हो चुकी हैं। फिर ये तहरीरी आइन था, यानी बाकायदा तौर पर लिखा गया था। हमने पहले डिस्कशन की थी कि दुनिया में कौन सा गैर तहरीरी आइन है, बरतानिया जो है उस गैर तहरीरी आइन है, तो ये बाकायदा तौर पर एक तहरीरी आइन बन गया। एक मसवदा पूरा। आज तक ये आइन जो है वो किसी न किसी सूरत में एब्रोगेट होने के बावजूद, एक दो दफ़ा मुअत्तल भी हुआ, उसके बावजूद फिर ये आइन जो है आज तक हमारे पास मौजूद है। चलें डॉक्टर साहब, इसमें 1973 के आइन में इस्लामी दफ़ात बहुत अहमियत की हामिल हैं, चूँकि आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम बड़ी तफसील के साथ पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है उसकी इस्लामी दफ़ात क्या थी वो डॉक्टर साहब से पूछेंगे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।